नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी किरदार जिंदगी के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित। किरदार जिंदगी के 206वें पायदान पर यानी कि 206 एपिसोड के साथ हम एक ऐसी माला तैयार कर चुके हैं जो मैं हमेशा बोलती हूँ, उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात जड़े जा चुके हैं। मुझे लगता है कि मैं दुनिया की सबसे अमीर महिला हूँ जिसके पास इतनी बड़ी माला है और इतने सारे हीरे जवाहरात बन के तैयार है मेरे पास। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं बहुत अमीर हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे लोग हैं। किरदार एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी बात जिनके पास कुछ अलग अनुभव है। उन्हीं सारी बारीकियों को, उन्हीं सारे अनुभवों को साझा करने का ये प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम है हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट। और इसी का एक लोकप्रिय कार्यक्रम है किरदार सिंधी। इसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक प्यारी सी बिटिया से, जो उम्र में बेशक छोटी है, लेकिन उनके कारनामे बड़े-बड़े हैं। और हमें लगा कि चूँकि ये प्लेटफ़ॉर्म ही ऐसा है, आप सभी जानते हैं, जहाँ पर हम प्रतिभाशाली, प्रतिभावान व्यक्तियों को इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं, उन्हें बुलाते हैं। और इसी कड़ी में आज हम कांचना वाजपेयी जी से बात करने वाले हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, साथ में आप एक बेहतरीन इंसान भी हैं, छोटी उम्र की, समझदार। और जो अनुभव आज उनसे आप सुन पाएँगे, समझ पाएँगे उनकी बातों को, तो लगेगा कि अभी हम थोड़े दिन पहले परिचर्चा में हमने ज़ेन ज़ी की बात की थी। तो ये उसी उम्र से थोड़ा-सा आगे हैं, लेकिन जो परिपक्वता उनके बातों में आपको देखने को, सुनने को मिलेगी, वो अद्भुत है। साथ ही आप सीबीएसई मास्टर ट्रेनर भी हैं और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी हैं, एचआर हेड हैं आप एक कंपनी में, और भी बहुत सारी चीज़ें आपने अपने जीवन में उपलब्धि की हैं। मनोविज्ञान और ह्यूमन बिहेवियर के प्रति आपकी एक गहरी समझ है, उसी समझ का आज अनुभव हम लेंगे। और बहुत कुछ आप अपने जीवन में कर रही हैं, मोटिवेशनल स्पीकर की तरह, या लोगों को एक अलग लेवल पे लेके जाना, उनके स्ट्रेस को दूर करना, क्योंकि सबसे बड़ी आज की अगर कोई मुसीबत वाली बात है तो वो है स्ट्रेस, तनाव। उन तनावों को दूर करने के लिए ये प्यारी सी बच्ची क्या कुछ करती है, इनसे हम ज़रूर बातचीत करेंगे। और एक कहते हैं ना कि जब परिवार में कुछ इस तरह के व्यक्तित्व होते हैं तो थोड़ा-सा असर होता है। इनकी माताजी बहुत अच्छी शिक्षिका हैं और हमारे कार्यक्रम में कई बार आ चुकी हैं। उनकी बिटिया हैं और उनकी बिटिया एक अलग लेवल पे हैं, और उनसे हम बातचीत करके एक कई प्रतिष्ठित सम्मानों से भी आप सम्मानित हैं। तो हमें लगा कि उम्र चाहे कितनी भी हो, लेकिन जो अनुभव होता है वो हर व्यक्ति का अलग होता है। हम कांचना से आज उनके अनुभवों के बारे में बात करेंगे। उन्होंने इस छोटे से जीवन में क्या कुछ किया है और क्या कुछ करना चाहती हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि ये भावी पीढ़ी है, हमारे देश की मजबूत स्तंभ है। उनसे हम चलिए बिना किसी विलंब के बातचीत करते हैं। उनका जो परिचय है वो थोड़ा लंबा है। मैं धीरे-धीरे बीच-बीच में परिचय देती रहूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि पहले उनसे हम बातचीत ज़रूर शुरू करें। हमारे साथ कुछ लोग धीरे-धीरे जुड़ रहे हैं, अभी नाम मैं नहीं देख पा रही हूँ। शायद वो कमेंट करें तो नाम पता चल पाए कि कौन-कौन जुड़ा है। कांचना जी, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं इस कार्यक्रम में, बहुत अभिनंदन, और हम शुक्रगुज़ार हैं कि आपने समय दिया। वैभवी जी एंड जितने लोग यहाँ पे जितने हमारा लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं सबको बहुत नमस्कार। एंड ये मेरा मतलब आई एम मोर ग्रेटफुल, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया। आपने मेरी इतनी तारीफ करी है सबके सामने। मुझे तो यही लगता है कि मैं बस जो मेरे पास आता गया उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करती गई। साइकोलॉजी मेरे घर में, जैसे कि आपने भी बताया, मेरी मदर साइकोलॉजिस्ट, वो खुद भी एक काउंसलिंग वो देते हैं, वो भी साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हैं। एचआर
मेरे फादर एचआर हैं, वो एचआर बैकग्राउंड से, तो इन दोनों का एक जो जुड़ाव था वो बचपन से मेरे अंदर था, और वो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि मेरे खून में थी ये दोनों चीजें। तो जब मैं आगे बढ़ी, मैंने पढ़ाई करी, तो साइकोलॉजी अपने आप ही मेरे इंटरेस्ट में सबसे ऊपर थी। एंड फिर जैसे 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 पढ़ाई बढ़ती गई, जॉब बढ़ती गई, लोग मिलते गए, अपॉर्चुनिटीज मेरी तरफ आती गई, मैं बस उनको ग्रैब करती गई, और आज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है कि मैं आपके शो पे आपके सामने इतने सारे लोगों के साथ बैठी हूँ। और मैं बस कोशिश करूंगी कि मैं जो भी हम बातचीत कर रहे हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, मैं बस यहाँ पे आपके सामने बैठी हूँ, मुझे ऐसा मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम बातचीत करेंगे एंड हमारे लिए भी बिल्कुल पहुँचना हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। और एक छोटा बच्चा जब घर बड़ी अचीवमेंट हासिल करता है तो हमारा भी एक दायित्व होता है कि हम दुनिया तक उनको पहुँचाएँ। तो ये जो प्लेटफ़ॉर्म है वो इसी तरह का काम करता है, पिछले 4 वर्षों से हम ये काम कर रहे हैं। हमारे साथ आपकी माताजी एकता बाजपेयी जी, जी हाँ दर्शकों, मैं जिनका नाम ले रही थी उनकी माताजी कई बार हमारे कार्यक्रम का हिस्सा रह चुकी हैं। बहुत अच्छी ये भी सीबीएसई ट्रेनर है और साथ में हमारी कई परिचर्चा में आपने सहभागिता की है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है एकता जी, और इतनी प्यारी होनहार बिटिया के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और हमेशा की तरह डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नमस्कार आपको आदरणीय। केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर आप रही हैं। राज जिंदल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, और धीरे-धीरे और भी लोग आ जाएंगे इस कार्यक्रम को देखने के लिए। कांचना, कार्यक्रम को हम जब भी शुरू करते हैं, हम परिवार के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि किसी भी किताब में आपके परिवार का कोई परिचय नहीं होता। जी सिर्फ आपकी उपलब्धि होती है, आपका काम होता है, आपने क्या-क्या किया है, लेकिन वहाँ पर परिवार का कोई ज़िक्र नहीं होता। इसलिए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। जो भी किरदार आते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप अपने परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ, उसके बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत। तो वैभवी जी, ये बहुत ही अच्छी चीज लगी मुझे, कैसे कि हम यहाँ पे शुरुआत परिवार से करते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी में भी हम सब चीजों की शुरुआत परिवार से ही करते हैं। आप कोई सेलिब्रेशन ले लीजिए, मेरी पढ़ाई, या हम सबका जितना भी जो भी लाइफ में माइलस्टोन्स भी अगर हम कोई करते हैं अचीव, सबसे पहले हम अपने परिवार वालों को ही बताते हैं और उन्हें ही याद करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे ऑनेस्टली। और अगर अब उसकी बात करी जाए, तो जैसे कि आपने मेरे मम्मा के बारे में सबसे पहले बताया ही, मेरी मदर, उनका नाम मिसेस एकता बाजपेयी है। एंड जैसे कि आपने बोला, एक्सेप्शनल वुमेन, मतलब आई थिंक मैंने जितना सीखा है लाइफ में सबसे पहले उन्हीं से सीखा है। जहाँ आज मैं अगर सीबीएसई रिसोर्स पर्सन भी बन पाई हूँ, तो क्योंकि मेरी मम्मी पहले रिसोर्स पर्सन थी और आज वो मास्टर ट्रेनर बन के बैठी हैं। उन्होंने लैक्स एंड लैक्स लोगों को एजुकेट किया है, अपने थॉट्स के थ्रू, व्यूज के थ्रू, पढ़ाई के थ्रू, लर्निंग के थ्रू। मैं बस फॉलो कर रही हूँ उनके फुटस्टेप्स। सो माय मदर इज अ सीबीएसई मास्टर ट्रेनर, राइटर ऑल्सो, एंड शी इज अ सोशल थिंकर, मोटिवेशनल स्पीकर, बस आप नाम लेते जाओ, वो सब करते हैं। और साइकोलॉजी भी उन्हीं का था, उन्होंने ही मेरे अंदर ये बीज डाला बचपन से, और मैं पकड़ती गई उस बीज को, और आज मैं यहाँ बैठी हूँ। मेरे पापा वो एचआर, CHRO है, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर। तो वो एचआर हेड करते हैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में। एंड मेरे अंदर एचआर का जो 50% बीज डाला है वो उन्होंने डाला है। और आज अगर मैं एचआर मैनेजर बन के किसी कंपनी में बैठी हूँ, और मैं अपनी कंपनी का भी एक परिवार है और उनको संभाल पा रही हूँ, और मेरे फाउंडर्स ने मेरे पे इतना भरोसा रखा है कि मेरे बिजनेस वाला जो परिवार है वो ये एक बाहर का इंसान जिसको हम हायर कर रहे हैं अपना समझ के वो संभाल पाएगा, उसके लिए शायद मेरे पापा ने मुझे सिखाया है। और मैं जो अगर उपलब्धि अपने उस क्षेत्र में पा रही हूँ, तो वो मैंने अपने पापा से सीखा है, तो उस वजह से पा रही हूँ। और मेरी बहन है एक छोटी, जो अभी कॉलेज में है, वो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स कर रही है दिल्ली विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज से। अभी उसका फर्स्ट ईयर खत्म होने वाला है, अभी सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा, एग्जाम्स होने अभी। एंड उसको जर्नलिज्म में जाना है, एंड आई होप, गिवन हमारी कंट्री में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, हमारी कंट्री इतने अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है, आई होप वो आगे जाके इतनी अच्छी जर्नलिस्ट बने कि वो सब शोकेस कर पाए और हमारी कंट्री को कहीं ऊंचा पहुंचा पाए।
तो और जैसे कि आपका भी चैनल, अब हर चीज़ डिजिटल बन गई है, एवरीथिंग इज ग्रोइंग इन इट्स डिजिटल फॉर्म। तो आई थिंक जर्नलिज्म का भी बहुत बड़ा स्कोप है। एंड बस यही मेरा परिवार है, हम सब घुल मिल के रहते हैं। बचपन से मम्मी पापा ने सिखाया है कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, सबकी इज्जत करनी चाहिए, और हमेशा सिखाया है कि बस खुश रहो। मेरी मम्मी का कहना है कि सुकून की जिंदगी जीनी चाहिए, जो भी परेशानियां आती हैं वो हर किसी के पास आती है, पर उसको हैंडल कैसे करता है इंसान, वो आपका लाइफ डिफाइन करता है। कि मतलब पहले बोलते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, बुरा जो मुझे ऐसा लगता है वो सबके साथ होता है, क्योंकि जिंदगी का पार्ट है कुछ ना कुछ परेशानियां आना, बट अच्छे लोगों को उसको हैंडल अच्छी तरीके से करना आता है, ये मुझे लगता है, इसीलिए वो कर जाते हैं हैंडल। तो वो, तो मेरे परिवार का तो यही था, और हमारे घर में भगवान की दया से मुझे तो लगता है बहुत अच्छा एक हमेशा सीखने का माहौल रहा है, जिसकी वजह से आज मैं वही बोलूंगी कि मैं यहाँ बैठी हूँ। और बस मैं आप लोगों से भी सीख ही रही हूँ इस वक्त में बहुत, भी। बहुत, बहुत बढ़िया। परिवार की पृष्ठभूमि पता होना बहुत ज़रूरी है, और हम सब जानते हैं कि जहाँ परिवार का सहयोग रहता है, वहाँ हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। हमें बहुत जल्दी, मुझे लगता है, क्योंकि जल्दी सक्सेस मिलता है। मैं ये इतना समझती हूँ, क्योंकि जब आपको सकारात्मक वातावरण मिलता है, तो आप हमेशा, जैसे आपने कहा कि आप मम्मी आपकी सोशल थिंकर हैं, आप खुद सोशल थिंकर हैं, आप बहुत कुछ समाज के लिए सोचती हैं, बहुत कुछ करना चाहती हैं। देखिए, केडी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, अभिनंदन करती हूँ। राज जिंदल जी जुड़े हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों की अपेक्षा बहुत अच्छी मनोवैज्ञानिक होती हैं, और वो जो है वो जो चीज़ें हम नहीं भी कहते हैं उसके बारे में भी वो सोच लेती हैं, समझ लेती हैं। तो वाक़ई बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है, और मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ, और आप सभी से गुज़ारिश करती हूँ कि हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहें। हमारे पटल के मुख्य सलाहकार मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय सुरेश शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिवादन करती हूँ, नमस्कार आपको। और कांचना, मैंने इतनी कम उम्र में जो सोच आप रखती हैं, वैसे बच्चे बहुत कम देखे हैं, होंगे और भी, जहाँ तक मैं पहुँच पाई हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आप एचआर मैनेजर हैं, आप एक ट्रेनर भी हैं, बहुत मल्टी चीज़ें चल रही हैं, टास्किंग एक आपकी लाइफ है। हाँ जी। ऐसे में सारे कामों से जुड़कर, एक जुड़ाव के साथ, सारे कामों से जुड़कर अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं, तो कितना सरल बना पाती हैं, और कैसे आप मिलकर काम कर पाती? इतना सब कुछ मैनेज करना इतना आसान नहीं होता किसी भी व्यक्ति के लिए, और आप कर पा रही हैं, तो हम तुम्हारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे कि कैसे कर पाती हैं आप? ऊर्जा कहाँ से आती? वैभवी जी, एक आपने भी कोट सुना होगा जो बोला जाता है बाहर कि व्हेन यू डू व्हाट यू लव, यू डोंट वर्क अ सिंगल डे इन लाइफ। कि मतलब जब आप वो कर रहे होते हो जो आपको पसंद है, या जिसके प्रति आप, मतलब आपको ऊर्जा ही वही चीज देती है कि मुझे सुबह उठना है और उठ के ये करना है, जिससे मुझे पता है मेरे जीवन में और किसी दूसरे इंसान के जीवन में बदलाव आ सकता है। तो आपको वो काम काम नहीं लगता, वो आपको आप दिल से करते हो। तो वो चीज मेरे अंदर एक रही है, मतलब जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, एंड यही सेम चीज मुझसे मेरे जूनियर्स भी पूछते हैं। जैसे कि मेरे कॉलेज में जो बच्चे हैं जो अभी करियर स्टार्ट कर रहे हैं, या जब मैं काउंसलिंग देती हूँ, स्टूडेंट काउंसलिंग, टीचर काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग, मुझसे तब भी पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि इतनी दौड़ भाग की जिंदगी आजकल, इतनी रेस है, हर किसी को कंपटीशन जैसा माहौल मिल गया है, तो हम एक चीज में नहीं रह सकते, और इस इकोनॉमी में हमें बहुत चीजें एक साथ करनी पड़ेंगी टू सर्वाइव ऑल्सो। तो आप वो कैसे कर लेते हो? तो फिर मुझे लगता है कि एक तो अंदर से ही होता है कि बचपन से ही, जैसे कि अभी हमने इससे पहले जो बात करी कि बचपन से आपकी फैमिली में कैसा माहौल रहा है। जैसे मेरी फैमिली में कभी भी हमें मार्क्स के लिए डांटा नहीं गया, या कभी भी हमारे पेरेंट्स ने हमें ये नहीं बोला कि तुम्हारे मार्क्स ऐसे क्यों आए हैं। हमेशा हमसे ये पूछा गया कि तुम खुश हो, जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हें समझ आ रहा है, और क्या तुम्हें लगता है कि इससे तुम कुछ बन पाओगे।
तो वो वहां सबसे पहले एक जो डिफरेंस आता है ना, हर आपकी लाइफ के स्टेज का डिफरेंस आपके चाइल्डहुड में रूटेड होता है। ये हमें साइकोलॉजी में भी सिखाया जाता है और ये उसका सबसे बड़ा पार्ट है कि किसी भी इंसान का कोई भी बिहेवियर, कोई भी एनालिसिस, कोई भी उसका वे ऑफ लिविंग उसके चाइल्डहुड में रूटेड होता है। तो अगर आपको बचपन से ही एक आपने एक टाइम टेबल बनाया हो, एक आपको पढ़ाई प्रेशर ना लगी हो, एक आपको अगर सक्सेस लाइफ में मुझे सक्सेसफुल होना है ये अंदर से आया हो और आपकी फैमिली सपोर्टिव रही हो, तो अल्टीमेटली आप खुद से कर ही लेते हो सब चीजें। अब अगर मैं प्रैक्टिकल सेंस में आपको बताऊं कि ये सब मैं कैसे कर लेती हूँ, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैं बस किसी चीज को ना नहीं बोलती। मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी आती है और मुझे लगता है कि इसके मैं काबिल हूँ, एक बार को अगर नहीं भी हूँ तो मेरा होता है कि अगर ये मुझे शायद कहीं पहुंचाने का पोटेंशियल रखती है तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो एक तो मेरा वो है कि मैं किसी भी अपॉर्चुनिटी को ना नहीं बोलती। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या पता मैं इतनी बड़ी इंसान हूं ही नहीं कि मैं उस स्तर पे पहुंच के वो चीज कर सकूं, पर फिर भी मेरा होता है कि अगर मैंने ट्राई ही नहीं किया तो फिर वो तो वेस्ट हो गया ना। फिर उस वो फिर मेरा मतलब वो तो फिर मैं अपॉर्चुनिटी को सामने से आई है और मैं दरवाजा उसके मुंह पे बंद कर रही हूँ, जो कि सबसे गलत है। तो एक तो वो है। दूसरी चीज, मैं अपना वीक पहले से डिसाइड करके रखती हूँ। अगर आप प्रैक्टिकली पूछो कि 5 दिन मैं बिल्कुल अपने ऑफिस वाले काम को दूंगी, जहाँ पे उन्होंने मुझे इतने भरोसे से मुझे हायर किया है बिजनेस चलाने के लिए, तो मैं पूरे 5 दिन मंडे टू फ्राइडे उनको दूंगी। सैटरडे जब मेरा वर्किंग होता है तो भी मैं उनको देती हूँ। फिर जब मैं घर आती हूँ तो मेरे घर के सेट टाइम्स होते हैं कि इतना टाइम फिर मैं अब अपने काम को दूंगी जिसमें मैं किसी और की जिंदगी में कोई चेंज ला रही हूँ, जैसे कि सीबीएसई रिसोर्स पर्सन के थ्रू, या मेरा अपने काउंसलिंग के थ्रू, या राइटर जो मैं कुछ कुछ लिखती रहती हूँ या कुछ पोस्ट करती हूँ, या कोई मुझसे अगर मदद लेता है तो मैं उनको मदद कर सकूँ, वो सारी चीजें। तो हो जाता है, सब हो जाता है अगर आपके अंदर वो एक कीड़ा, बोलते हैं ना कि वो एक कीड़ा हो कि मुझे करना है क्योंकि मुझे ये पसंद है और मैं इसकी तरफ पैशनेट हूँ। और फिर जैसे कि मैंने कहा, आपके माहौल, आपका परिवार, आपके दोस्त बहुत बहुत जरूरी है कि आप दोस्त ऐसे बनाएं जो आपको लाइफ में अपलिफ्ट करे, और ना कि ये हो कि मतलब आप मुझसे आगे कैसे निकल सकते हो। तो आपके आसपास के लोग, आपका घर, दोस्त, माहौल और आपके अंदर की ऊर्जा, ये सब मिला के आप सब कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ये बहुत मैं बढ़िया, बहुत बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। दोस्तों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों का ज़िक्र हुआ है तो मैं बताना चाहती हूँ, 35 साल हो गए हम, हमारी कुछ सहेलियाँ हैं जो अभी भी हम साथ में हैं। 35 साल एक बहुत लंबा समय होता है और हम बहुत खुश हैं एक-दूसरे के साथ। जब तक बात ना हो जाए तब तक लगता है दिन शुरू नहीं हुआ, तो बड़ा अच्छा लगता है। और आपने दोस्त का ज़िक्र भी कर दिया है। हमारे साथ अनीता श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं। अभिनंदन है अनीता जी। और इसी प्रकार आप सभी से गुजारिश है हमारे साथ जुड़े रहें। और जो नए हैं हमारे, क्योंकि बहुत सारे लोग नए दिख रहे हैं, तो जो नए हैं हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें। कांचना, एक चीज़ और है, देखिए अभी हमारा एक कार्यक्रम परिचर्चा भी है जो रविवार को हम करते हैं। हमने अभी जी। पिछले रविवार को जेनज़ी पर बात की थी कि जेनज़ी बहुत ज़्यादा जो उनकी जो भाषा शैली है, वो सारी चीज़ें, व्यवहार बदल रहे हैं, इस तरह से भटकती है, भटकती हम्म। हुई भटकते संस्कार की, इस तरह से एक विषय था। तो उसमें भी हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे पहलू पे गौर किया। और चूँकि आप एक एचआर हेड हैं, आप, आपके अंडर में बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे कम उम्र के होंगे। और आजकल बड़ा वो अल्फ़ा और ज़ेन ज़ी, इस तरह के जो बड़े हाँ। नाम हैं, वो बड़े मशहूर हैं। हमारे समय में हमें पता ही नहीं था कि हम कौन-सी जनरेशन के हैं। वो अब पता चल रहा है। अब पता चल रहा है कि हाँ, चलो इस हाँ। तरह से चीज़ें चल रही थी। तो कैसे मैनेज करती, कैसे सँभालती हैं? क्योंकि उनके बिहेवियर भी अलग होते होंगे, उनको किस तरह से गुस्सा आ जाता है, चूँकि आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, उनको गुस्सा भी आ जाता होगा, उसको ओवरकम करना या एक सुंदर वातावरण बना के रखना, एचआर में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबको हाँ समेट कर जी। रखने की, है ना? जैसे घर में महिलाएँ सबको समेट कर रखती हैं, उसी तरह। तो कैसे करती हैं आप मैनेज? और क्या मूल मंत्र है आपके काम करने का, जहाँ पर आप इतने सारे बच्चों को, कम उम्र के टीनेजर को कैसे सँभालती हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज आई थिंक ये मुझसे बहुत पूछा जाता है, क्योंकि यही रीजन है कि मैं जेनजी के साथ ही काम करती हूँ और मैं खुद एक जेनजी हूँ। ऑल्दो मैं बॉर्डर लाइन जेनजी हूँ, क्योंकि जब जेनजी शुरू होता है, मैं पैदा तभी हुई थी।
तो मैं मिलेनियल और जेंजी दोनों में मेरा बिहेवियर दोनों का है, बट मैं हूँ जेंजी। तो जब संभालने की बात आती है तो उसमें ऐसा हो जाता है, मैं आपको बताऊं वैभवी जी, कि जो आपने बोला कि उनको संभालना मुश्किल है क्योंकि वो नए जमाने के नए विचार रखने वाले एक पूरी पीढ़ी है। पर उसमें फिर जब हम ऐसे बोलते हैं कि जेंजी, कुछ लोग का ये भी कहना है कि जेंजी बहुत बिगड़ी हुई पीढ़ी है, कुछ लोग का ये भी कहना है कि जेंजी समझती नहीं है, जेंजी अपनी मर्जी से चलती है, उनके अपने विचार हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गलत वो भी नहीं है जो बोल रहे हैं, और गलत जेंजी भी नहीं है, क्योंकि जो बोल रहे हैं वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से बोल रहे हैं, जैसे उनकी अपब्रिंगिंग हुई है और जिस जनरेशन में उन्होंने जो जो देखा है और उन्हें जिस तरीके से बड़ा किया गया है। जेंजी जो कर रहे हैं, जो विचारधारा रखते हैं, वो उन अगेन वो उनकी अपब्रिंगिंग है, वो उनने जो देखा है वो है। तो जब आप ये बोलो कि इन दोनों का हम लोग मतलब कहाँ पे इन दोनों को हम ऐसे लाके रखें कि दोनों लोग दोनों सहमति से रह पाए, उसमें 50-50 दोनों की तरफ से अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। जैसे कि अगर आप वर्क प्लेस की बात करें, मैं एचआर हूँ, मेरे जो फाउंडर्स हो गए, मेरे नहीं मतलब इन जनरल जो फाउंडर्स होते हैं, जो एमडी होते हैं, डायरेक्टर लोग लेवल के लोग होते हैं, या जो अकाउंट्स में हायर पोजीशन पे होते हैं, वो लोग आपके मिलेनियल्स होते हैं या बूमर्स होते हैं। जो जेंजी होते हैं वो न्यू फ्रेशर क्रिएटिव फील्ड के लोग होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उन दोनों के बीच में कुछ चीजें बनती नहीं है और बहस हो जाती है या कोई बुरा लग जाता है किसी को, वहां पे एचआर बीच में आता है और वो लोगों को समझाता है कि आप जो पर्सपेक्टिव रख रहे हैं वो किस वजह से रख रहे हैं और आप जो रख रहे हैं वो किस वजह से रख रहे हैं। तो एचआर का काम ही होता है कि मैं बीच में आऊं और समझाऊं कि आप भी गलत नहीं हो, आप भी गलत नहीं हो, पर किस वजह से ये चीज उठी और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो उसमें यही होता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो हम पुरानी पीढ़ी के लोग हैं उन्हें थोड़ा नीचे मतलब थोड़ा इस साइड आके समझना पड़ेगा कि वो क्यों सोच रहे हैं ऐसा। और जेंजी भी कहीं ना कहीं थोड़ा अगर बेंड हो जाए, वैसे अगर देखा जाए, अभी अगर जो प्रोटेस्ट हुआ था हमारी कंट्री में, जिस तरीके से जेंजी ने एकता के साथ उस चीज को अपनी मनवाया, मतलब मैं एग्जांपल ले रही हूँ एक जो रिसेंट अभी हुआ है, और जिस तरीके से अगर आपने उस प्रोटेस्ट के अच्छे वीडियोस देखे हो जिसमें लोगों ने एक दूसरे की मदद भी करी है, जिसमें लोगों ने एक दूसरे को खाना पानी दिया है, पंखा किया है इतनी गर्मी में, जिसमें लोग एक दूसरे के प्रति ऐसे थे कि मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूं और कैसे तुम्हारी मदद कर दूं, तो वो भी तो एक पूरी जनरेशन ही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जेंजी को इतना गलत समझा हुआ है क्योंकि हम अपने पुराने जमाने की चीजों में इतने फंसे हुए हैं कि उससे निकल के अगर कोई नई चीज आ रही है तो हम उसको एक्सप्लोर भी नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं हमारी पुरानी पीढ़ी को इस पीढ़ी में थोड़ा सा खुद को पीछे रख के समझना पड़ेगा कि वो अगर कुछ बोल रहे हैं, कुछ ऐसी विचारधारा रखते हैं तो क्यों रखते हैं, और वो पूरी तरह गलत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। दुनिया में इतनी चीजें चेंज हो रही है, अगर आप चेंज के साथ नहीं बदलोगे, पहले ऐसे लाइव स्ट्रीम्स कहाँ होते थे, पहले ये यूट्यूब चैनल्स कहाँ होते थे, पहले ऐसे सब बाहर घर के बैठ के कुर्सी लगा के बातें करते थे। जब ये आया, इंटरनेट आया, लाइव स्ट्रीम आया, यूट्यूब आया, हम 1000 लोगों तक पहुंच पाए, ये भी तो एक उपलब्धि ही है। तो जेंजी एक उपलब्धि की तरफ ही बढ़ रही है। और गलत, मैं वही बोलूंगी, गलत पुरानी पीढ़ी भी नहीं है, पर उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो मेरा रोल इसमें वो आता है जब मैं उनको ये समझाती हूँ कि थोड़ा सा आप समझिए, थोड़ा सा आप समझिए, और दोनों मिलके एक पॉजिटिव रेजोल्यूशन निकाल लेते हैं। इसमें मैं साइकी भी समझती हूँ उनकी, और फिर अल्टीमेटली ऐसे हो जाता है चीजें सॉर्ट। तो मेरा तो यही मानना है। बिल्कुल सही बात है। देखिए हर पीढ़ी के अपने विचार होते हैं और यही बात हमने उस कार्यक्रम में भी करी थी कि उनके अपने विचार थे। मम्मी-पापा, हमारे जब मम्मी-पापा थे तो हम उन्हें भी यही कहते थे, आप कुछ नहीं समझते, आपको समझ में नहीं आता, हमें क्या दिक्कत है। हमारे बच्चे भी वही कह रहे हैं, कुछ हाँ, अलग नहीं कह रहे, है ना? तो ये सिर्फ समय का फेर है और समझने की बात है, और कुछ नहीं है। एक दूसरे को अगर हम समझें, समय दें, तो मुझे लगता है सब कुछ आसान हो जाएगा। और बात करने संजय से जी सब हमारे चीज़ साथ जुड़ आसान हो गए। जाती है। जी, हाँ। बहुत-बहुत अभिनंदन संजय जी। अ, राज जिंदल जी बड़े प्यारे-प्यारे संदेश भेज रहे हैं। आपका हृदय तल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए और इतना समय देकर। देखिए सबसे बड़ी बात है किसी भी कार्यक्रम से जुड़ना और जुड़कर उनके लिए कुछ लिखना, सुनना, सही समझना, बात। ये बहुत बड़ी बात होती है। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं।
वो हमें दिखता है कि इंसान कितना इन्वेस्टेड है हमारे साथ इस चीज में। बिल्कुल, बड़ी बात बिल्कुल, है। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। कांचना, एक बात और बातों में हमें एक बात और समझ में आती है कि जिस तरह से सम्मान की यदि हम बात करें, बहुत सारे सम्मान आपको भी मिले हैं। मैं चाहूँगी कि आप खुद अपने हमारे दर्शकों को बताएँ। एचआर हेड सम्मान, बहुत सारे सम्मान हैं, मैं देख रही थी। तो ये एक फीलिंग जो होती है, एक अनुभव होता है व्यक्ति का कि मेरे काम को सराहा गया। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अगर सम्मान मिलता है तो एक अलग अनुभव होता है, और वो अनुभव शायद अभी जो आत्मविश्वास आपके चेहरे पे दिख रहा है, वो इन्हीं सब सब चीज़ों का मिश्रण है। आपको हम्म। सम्मान भी मिल रहा है, आपको बच्चे प्यार भी कर रहे हैं, आप जिस संस्था में काम करती हैं, जिस वहाँ के लोग, वहाँ के जो ऑनर हैं, वो आपको मान देते हैं। तो वो सारा जो मिलाकर जो आपके चेहरे पर नूर दिख रहा है, वो इन्हीं सब के कारण है। तो वो जो अनुभव होता है, वो अनुभव क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आजकल के बच्चों तक पहुँचाना कि आप मेहनत से कहाँ पहुँच सकते हैं। और जो सफलता है उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। क्या कहेंगी आप? मैं तो बिल्कुल मानती हूँ इस चीज को। मतलब मैं आपको सच बताऊं तो, आपको और सब लोग जितने यहाँ पे प्रेजेंट है, मैं उनको सच बताऊं तो हर एक अवार्ड जो मुझे मिला या हर एक पद जो मैंने पाया, उसके उस जब वो मेरे को मिल रहा था उस वक्त भी मुझे ऐसे डिसबिलीफ में होता है ना एक इंसान की, मुझे मेरे साथ ये हो रहा है या मुझे ये मिल रहा है। जैसे अभी भी मैं आप लोग के सामने बैठी हूँ तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट में वैभवी जी के सामने बैठ के ऐसे गेस्ट स्पीकर पे बोल रही हूँ। ये भी मेरे लिए अभी डिसबिलीफ वाला मोमेंट है। तो जो फीलिंग आपने बोली, वो फीलिंग उस तो जिस वक्त आपके साथ वो हो रहा होता है उस वक्त पे बस आप ग्रेटफुल होते हो कि आप कुछ नहीं होते हो, आप बस ऊपर वाले को देख के बोल रहे होते हो कि थैंक यू कि मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। और उसके बाद जब आप घर जा रहे हो, तो जैसे अगर मैं आपको बहुत ही ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो जब मैं अवार्ड लेके वापस कैब में बैठ के घर जा रही होती हूँ, तब वो पूरे रास्ते मेरे दिमाग में रिप्ले होता है कब कब मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, कब कब मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर, मेरे फ्रेंड्स, मेरे नानी नाना, मेरे और जितने मेरे वेल विशर्स है, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, जितने लोगों से मैं क्लोज हूँ दुनिया में, और इन जनरल भी जितने लोगों ने मुझे दुआएं दी हो, कभी मैं किसी से मिली हूँ, मैंने उनका मतलब पैर छुए हो, उन्होंने दुआ दी हो, बस वो सब चल रहा होता दिमाग में। और फिर बस मुझे लगता है कि चलो ठीक है, ये आज हो गया, अब नेक्स्ट क्या, मतलब ये एक हो गया, चलो टिक हो गया आपकी में, नेक्स्ट लिस्ट में क्या अचीव करना है। तो एक वो होता है ना कि आप सेटिस्फाई तो हो जाते हो, कंटेंट हो जाते हो, पर सेटिस्फाई कभी नहीं होते। वो एक आपको हमेशा और आगे बढ़ने का देता रहता है जज्बा, जो मेरे अंदर बहुत है कि ये मुझे मिला, मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, दिल से ग्रेटफुल हूँ। अब इसके नेक्स्ट क्या, और दूसरी चीज साथ ही साथ, ये जो मिला है इसके थ्रू अब मैं किसी और के लिए क्या ऐसा कर पाऊंगी, वो भी किसी दिन वो अवार्ड ले, तो मैं और किसको क्या सिखा पाऊँ। जैसे मेरे जूनियर्स हैं, मेरे कॉलेज के जूनियर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, उनको मैं साफ बोलती हूँ कि मेरे जो कनेक्शंस हैं, मेरे नोट्स हैं, मैंने जो बनाए हैं, वो सब आप मुझसे लो, आपका काम आसान हो जाएगा। तो मैंने अगर एक रात पूरा बैठ के वो नोट्स बनाए हैं, आपको नहीं करना पड़ेगा, वो आप ऐसे ही ले लो, मैं उसको एज ए हेल्प दे दूंगी। ये चीज मैंने लिटरली अपने जूनियर्स को बोली है। तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अगर मैं कुछ अचीव कर रही हूँ तो मेरे साथ कोई और भी कर रहा है, और मैं लाइक गिविंग इट बैक टू द कम्युनिटी वाली चीज, कि अगर आपको दुनिया से कुछ मिल रहा है तो आप वापस उसको क्या दे रहे हो, वो वाली बात आ जाती है इसमें। तो आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ इट। एंड रही बात इसकी कि फीलिंग, वही मैंने बोला, ग्रेटफुलनेस वाली फीलिंग है मैम। खुशी तो होती ही है, पर उसके साथ साथ जो आपको एक आंखों में खुशी वाले आंसू आते हैं, फिर आप अपने घर पे बताते हो, उनके चेहरे पे आपको खुशी दिखती है, और फिर आपको लगता है कि हाँ, बचपन बिल्कुल। में तो मैथ्स में कम मार्क्स आए थे, वो कम वो मार्क्स वो आ भूल गए। गए, वो भूल गए, है ना? अब नहीं याद बिल्कुल, आते वो कम मार्क्स, अब उस नहीं वक्त याद मुझे, आते। पर सही अब कह रही मम्मी पापा को भी सही लग रहा है कि कोई बात नहीं अब अच्छा कर लिया उसने लाइफ में। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं एकता जी। इतने प्यार भरे संदेश के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। राज जिंदल जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, संजय जी बने हुए हैं, आदरणीय डॉक्टर तनेजा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। आप सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत है। स्वयं भाषा
भाई साहब लगातार बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। के डी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बिल्कुल सही कहा आपने कि वो जो एक खुशी होती है, वो खुशी, फिर वो कौन सी क्लास में कितने नंबर आए थे वो कोई याद नहीं रखता। देखिए नंबर, कांचना, नंबर कोई याद नहीं रखता। हाँ, नंबर आपकी पहचान नहीं है और ना ही आपके आगे बढ़ने के लिए वो नंबर बाधित है, करेक्ट। क्योंकि नॉलेज होना बहुत जरूरी है, स्किल होना। आज के समय में स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। हमने एक चर्चा स्किल डेवलपमेंट पे भी की थी, तो हुँ, वो जरूरी है और नंबर कोई याद नहीं रखता। अगर मतलब आप आप आज मान आप सफल हो तो आपका नंबर किसको याद रहेगा? किसी को भी नहीं, आपके स्कूल के टीचर को भी याद नहीं रहेगा। तो ये बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने कही कि अच्छा, एक बात और होती है, चूंकि आप सोशल थिंकर भी हैं, बहुत कुछ सोचती हैं समाज के लिए। आपको ऐसी कौन सी समाज की समस्या इन दिनों दिखती है जो आपको लगता है कि इसको दूर करना बहुत जरूरी है? क्या लगता है आपको? और क्या अगर आपको मौका मिले तो क्या, कौन सी ऐसी चीज है जो समाज से हटाना चाहेंगी आप? वैभवी जी, ऐसे तो देखिए समाज में हमारे, मतलब अगर ढूंढने जाएं तो दिक्कतें तो हैं, कई लोग परेशान हैं। और जैसे आप, मैं, हम सब, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सबके दिल में एक वो रहता है कि मैं कैसे समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। इंडिपेंडेंस डे भी अभी आ रहा है, तो और भी ज्यादा हमारे अंदर पेट्रियोटिज्म की भी फीलिंग होती है कि मैं अपनी कंट्री के लिए क्या अच्छा कर पाऊँ, या मैं अपने समाज के लिए। तो जैसे कि मैं अभी एक किसी से बात कर रही थी, मेरी फाउंडर से ही बात कर रही थी, तो उनसे हमने ये बात चल रही थी। तो उन्होंने बोला कि आप एज अ एचआर अपनी कंट्री के लिए क्या करते हो, आप कंट्री के लिए क्या करते हो या समाज के लिए क्या करते हो, सेम क्वेश्चन हम बात कर रहे थे। तो फिर मैंने उनको बोला कि मुझे ये लगता है कि अगर मैं किसी को हायर कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को हायर कर रही हूँ, मैंने उसको जॉब दी है जो कि मेरा काम है एज एन एचआर, तो मैं उसका घर परिवार चला रही हूँ, उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। तो ये मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, पर जो ये होता है ना कि आप अपने समाज के लिए क्या कर रहे हो, तो मैं ये कर रही हूँ कि मैं किसी को रोजगार देने की काबिलियत रखती हूँ, जो कि मतलब मेरे लिए बड़ी बात है कि मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं इसको रोजगार दे रही हूँ। क्योंकि आप देखो स्ट्रेस का और जो आप, टू आंसर योर क्वेश्चन, जो एक चीज मुझे लगती है जो समाज में सबसे बड़ी इशू है इस वक्त पे, वो ये कि हर इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोगों को आधे टाइम तो पता भी नहीं है कि उन्हें किन किन चीजों का स्ट्रेस है, जो शायद उतनी एग्जिस्ट भी नहीं करती जितना उन्होंने स्ट्रेस लिया हुआ है। तो और जॉब उसमें से एक बहुत बड़ा वो है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जॉब स्ट्रेस जितना हो सके, मैं तो, जैसे कि हम इससे पहले बात कर रहे थे, मैंने आज तक किसी का रेज्यूमे एज एन एचआर, मैं आपके प्लेटफॉर्म पे ये बता रही हूँ और मैंने ये बोला भी है पहले, मैंने आज तक किसी के रेज्यूमे में उनका मार्क्स, सीजीपीए, कॉलेज नहीं देखा। मैंने आज तक उनके रेज्यूमे पे ये भी नहीं देखा कि उन्होंने ये कहाँ। ये तो कांचना, ये तो मेरा अगला सवाल था जिसका जवाब आप अभी दे रहे हो। मैं हाँ, इस नहीं सवाल देखी। के साथ, मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि जब आप किसी को जॉब देती हैं या जब आप किसी को हायर करती हैं, तो आपके हम्म। दिमाग में वो कौन सी ऐसी बात होती है और आपको क्या लगता है कि एक गलत कदम, क्योंकि कई बार होता है इंसान खुद स्ट्रेस में होता है और वो क्वालिफाइड व्यक्ति को भी डिस्क्वालिफाइड कर देता है, कई हाँ, बार ऐसा होता है। मैंने तो देखा ये है। मैं चाह रही थी कि इस प्रश्न का भी उत्तर मैं आपसे जानूं, मैं लेकिन आप ऐड भी साथ कीजिए में ही इसमें। दे देती हूँ, मैं दोनों का साथ में ही दे देती हूँ, इसी को कंटिन्यू करते हुए कि मैं किसी के मार्क्स नहीं देखती। क्योंकि जैसे कि आप मेरे से पूछो, मेरे मैथ्स में मार्क्स कम आए थे, पर आज मैं आपके सामने बैठी हूँ और आज मैं एक कंपनी में एचआर लीड कर पाने की काबिलियत रख पा रही हूँ। तो मैं बस इंसान से बात करती हूँ, मेरे लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो मेरा बिजनेस हो या वो चाहे उनका बिजनेस हो जिन्होंने मुझे हायर किया है वो बिजनेस चलाने के लिए, मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है। और आई थिंक हर एचआर के लिए, हर इंसान के लिए होना चाहिए कि जिसको भी आप अपने कॉर्पोरेट परिवार में भी ला रहे हो, मतलब कंपनी में भी ला रहे हो, उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, बहुत जरूरी है। क्योंकि आप एक बार को ना काम मशीन से भी करा लोगे, इतने रोबोट्स बन रहे हैं आजकल दुनिया में, आप काम रोबोट से भी करा लोगे, पर काम के बीच में जो एक थॉट प्रोसेस, एक वैल्यूज, एक एक होता है ना कि ह्यूमननेस जो होती है, एक दूसरे के प्रति इज्जत जो होती है, क्योंकि हम सब ह्यूमन बींग्स काम कर रहे हैं एक जगह पे, वो बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मुझे हर इंसान से ना बात करने की जरूरत होती है, इसीलिए मैं इंटरव्यूज भी हमेशा फेस टू फेस रखती हूँ। मैं फोन पे बात करती हूँ, अगर मुझे उसका कम्युनिकेशन अच्छा लगा, कम्युनिकेशन इज अ फर्स्ट स्टेप, हर किसी का कम्युनिकेशन इंसान का अच्छा हो तो मैं पक्का उससे मिलना चाहूंगी, वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। इसीलिए आजकल बोला भी जाता है, इसलिए हर इंसान आजकल रील्स भी बना रहा है, कंटेंट क्रिएट कर रहा है, ताकि वो अपने अंदर का वो जो स्टेज फियर होता है कि मैं बोलूं कैसे किसी के सामने, वो निकाले।
विच इज अ वेरी नाइस थिंग दैट आई सी आजकल के जनरेशन में, कि वो किसी के सामने खड़े होकर बोलने की काबिलियत रखते हैं और वो कॉन्फिडेंस है उनमें। तो अगर किसी का ऐसा है तो मैं उन्हें फेस टू फेस बुलाती हूँ, फिर मैं उनसे ये पूछती हूँ कि अगर आप कंपनी में किसी ऐसी सिचुएशन में जिसमें आपको अपना थॉट प्रोसेस यूज करना है या वैल्यूज यूज करनी है, ऐसे केस स्टडीज होती हैं, उसके बेस पे मैं उनसे बात करती हूँ। और फिर मैं उनसे ऐसे फ्रेंडली तरीके से, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, ऐसे बात करती हूँ ताकि वो पहले कंफर्टेबल हो जाए। मेरा पहला रूल है हर इंटरव्यू में बैठ के मैं उनको बोलती हूँ, पहले आप ये सोचो कि ये इंटरव्यू नहीं है, ये बातचीत है। आई डोंट वांट यू टू बी नर्वस, क्योंकि जैसे आपने बताया कई बार ऐसा होता है कि इंसान इतना नर्वस हो जाता है कि फिर वो बोल ही नहीं पाता। तो पहले मैं सांस दिलवाती हूँ कि आप सांस लो, पानी पियो, फिर हम बातचीत शुरू करेंगे। नॉर्मल बातचीत करती हूँ, जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि आपके परिवार में कौन कौन है, आप कहाँ से आए हो, क्या है, वैसे पूछती हूँ ताकि वो रैपो बिल्डिंग हो जाए एक। उसके बाद इंटरव्यू होता है जिसमें मैं उनसे टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछती हूँ, नॉन टेक्निकल भी पूछती हूँ, जो जो जैसे जिस जॉब के लिए आया है वो सारा प्रोसेस होता है, वो करती हूँ। अब इसमें ये मेरा आंसर हो गया उसका कि मैं जॉब कैसे देती हूँ। फिर उसमें जिसमें मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि वो इंसान मेरे कंपनी का काम तो कर देगा, पर उसके साथ साथ मेरी कंपनी के लोगों को खुश भी रखेगा, और खुश से ज्यादा उनके साथ घुल मिल के रहेगा, उनकी इज्जत करेगा। सबसे बड़ी बात, उनकी इज्जत करेगा। मेरी कंपनी में अगर आप घुसो तो मेरे फाउंडर्स ने ना एक बाहर लाइन लगा रखी है, और वो जब मैं इस कंपनी में इंटरव्यू देने गई थी, जब मैं सिलेक्ट हुई, मेरे लिए वो इतनी बड़ी बात थी कि मैंने पहली बार किसी कंपनी में देखा है। जैसे ही आप गेट से घुसो, मतलब आप मेन गेट से घुसो, और जब ऑफिस का गेट आता है उसके ऊपर वहां लिखा है लीव योर ईगो एट द डोर, कि आप अपना घमंड इस डोर के बाहर छोड़ के आए। ये मेरे फाउंडर्स ने लिखा है, और मैंने ये बोला उनको जब मैं सिलेक्ट हुई कि ये चीज एज एन आउटसाइडर मुझे इतनी अच्छी लगी है। तो हम लोग अंदर जो काम कर रहे हैं, और मेरी टीम में मैम पूरे जेंजी हैं, आप देखो वैभवी जी, पूरी जेंजी टीम है, फिर भी हम इतने प्यार मोहब्बत से रहते हैं, क्योंकि क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग मजे भी करते हैं, काम भी सबका पूरा होता है, और क्योंकि वो पता है ना, सब वो सुबह सुबह इंसान पढ़ रहा है, कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में ट्रिक बिठाता है कि आपको अंदर ईगो अपना छोड़ के जाना है। दैट्स ह्यूमन साइकी। आप कुछ पढ़ रहे हो, बार बार रोज 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 देख रहे हो, माइंड अपने आप उस पर एक्ट करने लग जाएगा। तो वो है। तो ये दिस आंसर्स योर क्वेश्चन कि मैं हायर कैसे करती हूँ। और बाकी दूसरी चीज जो आपने मुझसे पूछी थी कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आई थिंक वो स्ट्रेस है, जो मुझे लगता है कि सरल जीवन जीना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है बहुत छोटी छोटी प्रैक्टिसेस है जिसमें अगर आप चाहो तो, मतलब अगर आप चाहो तो मैं बता सकती हूँ, जिसमें बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी हो, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि आप 10 मिनट निकाल के अपने साथ बैठे या अपनों के साथ बैठे। पहले तो अपने साथ बैठे, 10 मिनट निकाल के अपने साथ, आप कहीं भी रहते हो, आप सोने से पहले निकालो, आप कभी भी निकालो, आप 10 मिनट अपने साथ निकालो, और आप बैठो दिमाग को बोल के कि मुझे अभी कुछ नहीं सोचना, चाहे आप सीलिंग को देखते रहो ऊपर, पर आप 10 मिनट अपने साथ निकाल के बैठो। फिर आप अपनों के साथ बैठो, फोन को छोड़ के। ये कुछ चीजें हैं। दूसरी हो गई कि आप कोई बुक उठा लो, बहुत मजे आते हैं, आप कोई बुक उठा लो, आप बुक पढ़ो। फिर तीसरी चीज होती है कि आप नए, आजकल तो इतनी नई नई चीजें हो गई है, रन क्लब हो गया है कि आप रनिंग का क्लब ज्वाइन करो, तो आप रनिंग कर सकते हो, आप नए लोगों से मिलो, पेंटिंग क्लब होता है। मैं समझती हूँ हम बच्चों के लिए ये बोलना ईजी है, मम्मी पापा पे तो बहुत जिम्मेदारियां भी होती हैं, पर आप लोग भी कर सकते हो। आप अपनी सोसाइटी में जाके ये चीज शुरू कर सकते हो कि रोज आधे घंटे के लिए हम सब नीचे उतरेंगे, कोई एक अखबार लेके आएगा और मैं तुम्हें कुछ अखबार में से पढ़ के बताऊंगी, या मैं कोई नई बुक पढ़ रही हूँ, बुक सर्कल्स होते हैं कि मैं नई बुक पढ़ रही हूँ, नॉलेज शेयरिंग हो गई। आप मानोगे नहीं, आप एक हफ्ता करके देखो, आप अलार्म लगा के जाओगे कि मुझे 6:30 बजे शाम को नीचे जाना है, मुझे अपने लोगों के साथ बैठ के वो बुक पढ़नी है, या मुझे, और कहीं ना कहीं ये बातों से तो बहुत अच्छा है, बातें भी करो, पर वो बातों में भी बिल्कुल, स्ट्रेस बिल्कुल, आता है। बिल्कुल तो सही ये कहा। सारी चीजें हैं कुछ कुछ। कांचना, आपको कुछ अवार्ड मिले हैं जिसमें एक नारी एक शक्ति, नारी एक मशाल सम्मान 2026, ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, महिला आयोग के द्वारा आपको ये प्राप्त हुआ है। इस सम्मान के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगी? हाँ जी, तो ये अभी विमेंस डे जो इस साल आया था, उसमें नारी एक शक्ति, नारी एक मशाल सम्मान, जैसे कि आपने बोला, अवार्ड का नाम था। और ये कुछ गिने चुने लोगों को दिया गया था, जो कि एक एनजीओ के थ्रू दिया गया था, और वो एनजीओ ने उत्तर प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन के साथ करा था कोलैबोरेट, और उन्होंने आके हमें प्रेजेंट किया था ये अवार्ड, जिसमें श्रीमती बबीता चौहान जो हैं, जो चेयरपर्सन है उसकी, उनके हाथों मुझे अवार्ड दिया गया था, जो अगेन मैं वही बोलूंगी, मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था वो। और मेरा ऐसे थी कि मतलब मैं यहाँ कैसे पहुंची,
मुझे रियलाइज भी नहीं हो पाया, मैं बस करती गई काम करती गई, हर जगह जहाँ से जो आता गया उसको ग्रैब करती गई अपॉर्चुनिटी। तो वो यही था। इसमें मैंने जो सीबीएसई के साथ काम किया है रिसेंटली, जिसमें मैं बहुत सारी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं स्कूल्स में जाके बच्चों को नहीं बल्कि उनके टीचर्स को पढ़ा सकूं। बच्चों का तो मेरा अलग, एक जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं काउंसलिंग देती हूँ, बट सीबीएसई ने मुझे रिसोर्स पर्सन, एक पीआरपी हमारा होता है, वो मैंने क्लियर किया एंड देन मैं सिलेक्ट हो पाई कुछ लोगों में से। और मैं गई और मैं बहुत सारे टीचर्स से मिली, जिसमें मुझे ये पता चला कि टीचर्स की मेंटल हेल्थ तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो टीचर्स की मेंटल हेल्थ इतनी जरूरी है क्योंकि वो खड़े हैं ना बच्चे और पेरेंट के बीच जरूरी। और आज आज मैं बताऊं कि हमने अभी जो टीचरों को बीएलओ बना दिया गया है, में। उनकी जो समस्याएं हैं वो बहुत गंभीर होती जा रही हैं। हम्म। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। और एक परिचर्चा हमने इस विषय पर भी की थी, टीचर बने बीएलओ। तो ये जो स्ट्रेस की आप बात कर रही हैं, उनके ऊपर इतना ज्यादा वर्कलोड है और कोई समझता नहीं है। दुर्भाग्य कोई की भी बात है। जी। और वर्कलोड मैं आपको बताऊं, वो मेरे पास सेशन के बाद पर्सनली भी आते हैं और वो मुझे बोलते हैं कि मैम हमारे यहाँ तो है ही वर्कलोड, हमारा घर भी तो है जो हमें देखना है, तो हम दूसरों के बच्चे तो देख ही रहे हैं जो हमारा फर्ज है और हम खुशी खुशी देख रहे हैं। घर पे हमें अपने बच्चे को भी देखना है कि हमारे बच्चे को भी कोई और देख रहा है, वो भी इतनी परेशान है, हम भी इतनी परेशान है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको तरीके बता पाऊँ, मैं उनको बता पाऊँ इजी इजी। जैसे एक्टिव लर्निंग मेरा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इसमें, तो पुरानी जो हमारी लर्निंग टेक्निक्स है उनसे हटके कैसे मैं इजी और फन बना पाऊँ टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए लर्निंग, वो मैं उनको सिखाती हूँ। स्ट्रेस मैनेजमेंट, हैप्पी क्लासरूम्स, जेंडर सेंसिटिविटी। मैंने तो सुना है आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी इस तरह से कुछ ऐसा करती हैं कि बच्चे जब जाते हैं घर वापस तो कुछ हंसी मजाक का कोई ऐसा माहौल भी होता है जिससे वो उसको स्ट्रेस भी दूर हो जाए। फन फ्राइडे बोलते हैं। हर वीक के एंड में फ्राइडे होता है ना, तो फ्राइडे को जाने से पहले थोड़ा गेम्स, जैसे छोटे मोटे गेम्स हो गए, दमशराज हो गया, अंताक्षरी हो गया, नए नए गेम्स भी आ गए हैं आजकल बहुत ऐसे। वो फोन लेके आप अपने सर पे रखो और यहाँ पे जो लिखा है सामने वाला उसको इनैक्ट करेगा और मुझे गेस करना है। तो उसमें बहुत हंसी आती है। फिर बॉलीवुड के गाने बजा दिए तो थोड़ा डांस वांस हो गया। बस ये सब एम्प्लॉय एंगेजमेंट में आता है कि इंसान को ये ना लगे कि मैं सिर्फ काम करने आता हूँ यहाँ पे, पर मैं, मेरा एक परिवार है जिसके साथ मैं खुश भी हूँ। और वो एचआर का काम होता है बहुत बड़ा, तो वो थोड़ा बहुत करवाना ही पड़ता है और वो अच्छा, मुझे भी अच्छा। आपने आपने ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट ये विषय क्यों चुना आपने? इसके पीछे क्या कारण था कि आपको ये कोर्स जरूरी था करना? ये आपने मेरा बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सवाल है जब मैं लोगों को बताती हूँ। तो मैंने साइकोलॉजी ही चूज किया था। मतलब मैंने मुझे पता था कि मुझे जैसे होता है ना कि स्कूल से निकल के आपको करियर में क्या करना है, तो मुझे उस वक्त एचआर नहीं था कहीं भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एचआर दूर दूर तक नहीं था जब मैं निकली ही थी स्कूल से। मेरा था कि मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है, प्योर मेडिकल साइकोलॉजिस्ट। फिर मैं कॉलेज में गई, उधर 3 साल का मेरा बैचलर्स था, जिसमें पहला साल वो सब पढ़ाते हैं। जरूरी नहीं है फिर आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी अगर बनो तो भी आपको साइकोलॉजी के जितने डोमेन होते हैं, फोरेंसिक, काउंसलिंग, क्लिनिकल, ऑर्गेनाइजेशन, सब पढ़ना होता है ताकि आपको बेसिक उस सब्जेक्ट का पता हो, विच इज अ गुड थिंग। फिर सेकेंड ईयर में भी आपको थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी वगैरह आता है। थर्ड ईयर में आपको डिसाइड करना होता है कि आप साइकोलॉजी के किस सेक्टर में जाना चाहते हो। तो जब मैंने 2 साल ये सब पढ़ा क्लिनिकल साइकोलॉजी, मेडिकल वाला जो साइड का साइकोलॉजी है, तो मुझे समझ आ गया कि इसमें तो वो ब्रेन का डायग्राम जिसमें दिमाग की इतनी नर्व्स, और मैं कहा ये तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये तो मुझे वापस से वो दिन याद आ रहे हैं जब कम मार्क्स आते थे थोड़े से तो मतलब समझ पूरा आता था और बेसिक्स फुल क्लियर थे, पर ये पता था कि अगर ये कर लिया तो उसमें मेरा उतना पैशन नहीं है जितना मेरा लोगों को समझने में है। या और वो भी क्योंकि मेरे अंदर एचआर भी था, तो कहीं ना कहीं वो नैक था अंदर की ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ करना है, कॉर्पोरेट में कुछ करना है। एजुकेशन सेक्टर भी कॉर्पोरेट ही होता जा रहा है मोस्टली, तो लोगों से जुड़ के कॉर्पोरेट के थ्रू कुछ करना है। तो मैंने अपना मिशन बनाया कि इंडिया में आई थिंक अभी सिर्फ एक क्राइस्ट कॉलेज है जिसमें डुअल डिग्री होती है। मुझे साइकोलॉजी भी नहीं छोड़ना था पर मुझे एचआर भी करना था। तो मैंने थर्ड ईयर में अपना मिशन बनाया कि मैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट ऑप्ट करा मैंने, आउट ऑफ जो मुझे ऑप्शंस दिए गए, तो मैंने ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी लिया मेजरली।
और फिर उसके बाद मैंने ये बनाया कि मैं मास्टर्स के लिए क्राइस्ट में सिलेक्ट होंगी, क्योंकि सिर्फ एक वही कॉलेज था मेरे टाइम पे, अब शायद एक दो और हो गए, पर मेरे टाइम पे पूरे इंडिया में सिर्फ उसकी 80 सीट्स खुलती है उस वाले कोर्स की। और उसमें ये था कि मेरे को साइकोलॉजी प्लस एचआर देते हैं वो एमएससी में, तो मेरी मास्टर्स में एमएससी साइकोलॉजी प्लस एचआर डुअल डिग्री है। तो मुझे ये था कि कांचना कुछ भी करके बस ये एम करना है। तो फिर वो लास्ट के साल पूरी मेहनत करी, मैनिफेस्ट किया। मैं बहुत विश्वास रखती हूँ कि आप भगवान को कुछ बोलो और आप बिलीव करो कि वो कर सकते हो आप, तो वो हो जाता है अगर आप मेहनत करो तो। और मैनिफेस्ट किया और फिर मेरा क्राइस्ट में सिलेक्शन हो गया, जो मेरी लाइफ का पहला मैनिफेस्टेशन, जब से मुझे बिलीव होने लग गया कि मैनिफेस्टेशंस एक्चुअली वर्क, वो मेरा पहला मैनिफेस्टेशन था लाइफ का। और बस यही कहानी है। इसके बाद तो फिर जहाँ जहाँ जो जो आता गया मैं आगे बढ़ती गई, और फिर अब मैं बैठी हूँ यहाँ पे। अभी तो और करना है, बहुत कुछ करना है अभी तो। क्या गोल है आपके? क्या कुछ करना चाहती हैं? अभी तो मैं चाहती हूँ कि अभी जैसे मैं सीबीएसई के थ्रू हेल्प कर पा रही हूँ लोगों को, मैं चाहती हूँ कि और ऑर्गेनाइजेशंस, अभी जैसे मेरे को मेंटोर सिलेक्ट किया गया नेशनल मिशन ऑफ मेंटरिंग में, अभी इसी साल स्टार्टिंग में सिलेक्शन हुआ है मेरा एज अ मेंटोर। तो उसमें भी मेरा डैशबोर्ड क्रिएशन अभी किया है मैंने, अब उससे मैं लोगों को काउंसलिंग, ऐसे ही सेशंस होंगे उस पर भी, तो मैं सेशंस देना चाहती हूँ। और उसके अलावा मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी एक प्रैक्टिस होपफुली आगे जाके शुरू करूँ, जिसमें मैं खुद से भी लोगों को ऐसे ही सेशंस दे पाऊँ आगे जाके भी। एचआर में मैं चाहती हूँ कि मैं और थोड़ी ग्रोथ करूँ, भगवान ने चाहा तो किसी दिन अपनी कंपनी खोल लूँगी। तो यही सारे मेरे गोल्स हैं। और इन सब के थ्रू मेरा मेन गोल ये है कि एक बार को, जैसे मैं अपनी मम्मी को बोलती थी बचपन से, कि अभी भी बोलती हूँ मैं अपने घर पे, कि बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, मेरे को बहुत सारा पैसा कमाना है, सबको सबको अमीर होना है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं जब मैं ये बोलती थी, और अब मैं अभी जितना भी कमाने लग गई हूँ, अभी सर्वाइवल के हिसाब से भगवान की दया से अच्छा है, पर अभी भी गोल बड़ा है। पर अब ना पैसा गोल नहीं, कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज हो गया पैसा गोल नहीं है अब मुझे वो, मम्मी मेरी हमेशा कहती थी, जब भी मैं ऐसे बोलती थी, मेरी मम्मा कहती थी, अभी भी कहती है, कि ठीक है बेटा पैसा तो तुम कमा लोगी, पर एक अच्छा इंसान बनना अपना एम रखो। बिल्कुल, हमेशा बहुत बहुत बड़ी बात आपकी मम्मा आपको सिखाती हैं। और कांचना, सच बताएँ, ये हर पेरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा रोल होता है कि आप अपने बच्चे को एक बेहतर इंसान बनना सिखाएँ, एक बात है। भारत का एक बेहतर नागरिक बनना सिखाएँ। क्योंकि पैसे तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन हाँ जिस जी। नाम और शोहरत और इज़्ज़त की बात हो रही है, वो कमाना बहुत आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, उसे संजो कर रखना भी बहुत मुश्किल होता है। अ एक बात और, आजकल की जो युवा पीढ़ी है और बदलते हालात पे जो स्ट्रेस लेवल लोगों का बढ़ रहा है, खासकर कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो उस वो जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत तरह की चीज़ें चलती रहती हैं दिमाग में, और परिवार में भी और थोड़ा सोसाइटी में भी। तो उसके लिए बेहतर प्लान एज़ अ साइकोलॉजिस्ट आपके पास क्या है? कॉर्पोरेट में और इन जनरल भी अगर हम बात करें, तो मुझे ये लगता है कि अगर आपको, मतलब ये एक तो बहुत सब्जेक्टिव भी चीज है, क्योंकि देर आर थिंग्स जो मैं करती हूँ अपनी लाइफ में जो मुझे स्ट्रेस से थोड़ा दूर रखती हैं, तो मैं वो बता सकती हूँ, पर हर किसी के लिए वो करना पॉसिबल भी नहीं है। पर हाँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने अभी जो चीजें बोली आपको कुछ कुछ, कि आप खुद के साथ समय बिताएं, आप अपनों के साथ समय बिताएं, आप कोई हॉबी पकड़े, आप कोई बुक उठाएं, आप बहुत बहुत जरूरी है कि आप रैंडमली गाने चला के थोड़ा सा उसमें झूमें अपने उसमें। मैं सच्ची बता, मैं सुबह जब तैयार हो रही होती हूँ अपने ऑफिस निकलने के लिए, पहले तो सुबह उठते ही मेरे घर में मंत्र चलते हैं, भजन चलते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मेरे घर से मैंने ये सीखा है, सुबह उठते हमारे घर में मतलब भजन या हनुमान चालीसा चलती थी बचपन में, हम उठते ही कई बार उससे थे। सो सॉरी। तो अब मैं वही करती हूँ जब मैं बड़ी हो गई हूँ। और फिर उसके बाद, लेकिन जब मैं तैयार हो रही हूँ तो मैं अपने थोड़े से फेवरेट गाने चलाती हूँ, तो सुबह, और ये प्रूवन है मैम, ये सारा मैं आपको बताऊं वैभवी जी, ये सब साइंस, क्योंकि मैंने रिसर्च भी करी है अपने इसमें, मास्टर्स में मेरा रिसर्च बैक था सब कुछ, तो उसमें ये प्रूवन है कि आपकी बॉडी, आपके माइंड में जो हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं ना हमारे, डोपामीन, सेरोटोनिन, ये सारे आपके बूस्ट ही तब होते हैं जब आपके आसपास खुशी का माहौल होता है। कई बार आपको वो माहौल खुद क्रिएट करना पड़ता है, अगर आप अकेले रहते हो, अगर आप सुबह तैयार हो रहे हो, या अगर आपके घर में सुबह सुबह शांति है, तो आप अपने फेवरेट गाने चला लो, आप थोड़ा सा उस पर झूम लो।
ये भी बोला गया कई बार आपको दिन में हमिंग करनी चाहिए, मतलब आपका फेवरेट गाना आपको हम करना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं कि आप अगर रीड कर रहे हो या रूम भी साफ कर रहे हो तो गाना गाओ अपना फेवरेट वाला, वो दिमाग की केमिस्ट्री, ब्रेन की केमिस्ट्री को ऑल्टर करता है, कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, वो उसको शिफ्ट कर देगा वहां से। और ये बिल्कुल, सब साइकोलॉजी है, बिल्कुल सब सही कहा साइकोलॉजी। आपने, क्योंकि ना ये संगीत अवसाद से दूर करने का बहुत सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे लगता है साधन है, जैसा कि आपने कहा। बिल्कुल कांचना, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, और देखिए कैसे समय बीत रहा है पता ही नहीं चला, बातें इतनी सारी रह गई हैं और समय भाग रहा है। अ, कांचना, अगर हम आपसे ये पूछें कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा किरदार आपके जीवन में जिसकी वजह से आपकी सोच में बदलाव आया है, तो किसका नाम लेना चाहेंगे, या उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आई थिंक उनके बारे में तो आप भी बता ही रहे हैं स्टार्टिंग से। मेरी मम्मा जो है, मैं उन्हीं का नाम लूंगी। और मुझे पता है वो भी देख रहे हैं ये तो वो पीछे बैठ के, हो सकता है उनकी आंखों में आंसू आ जाए ये देखते हुए, क्योंकि जब भी मैं उनसे, सो नॉर्मली मैं ऐसी ज्यादा ऐसी हूँ थोड़ी बहुत, बट कई बार ऐसे काम वाम के चक्कर में मैं इतना कभी एक्सप्रेस शायद कर नहीं पाई। बट आज अगर मैं, क्योंकि मैं उनमें से थी जो रोज सुबह बैग उठा के ऑफिस जाते हैं, घर वापस आ जाते हैं, काम से मतलब रखते हैं, हो गया। रोज का कॉर्पोरेट की जिंदगी है, 9 to 5 है, पैसा आ रहा है 31 और 1 तारीख को, बस चल रहा है। ये सीबीएसई से जुड़ना, लोगों की फीलिंग समझना, साइकोलॉजी भी चुनना एज अ सब्जेक्ट, मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंदर साइकोलॉजी लेने का भी काबिलियत है। तो आई थिंक वो मेरी मम्मा ने मेरे को बताया। बचपन से लेके आज तक अगर वो बिजी भी रहती थी, तो जैसे अगर वो खाना बना रही हैं, जो कि मैं अपने टीचर्स को भी बताती हूँ जब मैं काउंसलिंग सेशन में जाती हूँ, कि आपको अपने बच्चे से बात करनी बहुत जरूरी है। तो अगर आप पे टाइम नहीं है, आप खाना तो बना ही रहे होते हो, खाना बनाते वक्त आप अपने बच्चे को साइड में वहीं वहीं उस प्लेटफॉर्म पे चढ़ा के बिठा लो, और तब उससे पूछो कि आपने आज स्कूल में क्या किया, या आपको क्या लगा आज, या आपने आज पूरे दिन में क्या क्या सोचा, क्या इस बारे में आपका क्या ख्याल है, देश में जो चल रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हो। अपने बच्चों से ऐसी बातें करो। मेरी मम्मी ने बचपन से वो करी है, मेरे पापा ने भी करी है। तो आई थिंक मैं इधर मम्मी का नाम लेना वैसे चाहूंगी क्योंकि साइकोलॉजी में उन्होंने मुझे रीडायरेक्ट किया। बट आई थिंक बोथ ऑफ माई पेरेंट्स, इवन माई फादर, मतलब मेरे पापा ने भी मुझे, क्योंकि मैं दोनों बैठी हूँ, मैं एचआर और साइकोलॉजिस्ट दोनों बैठी हूँ, तो मैं एक का नाम लेना मेरे लिए नहीं होगा यहाँ पे फेयर। तो मेरी मम्मा ने मुझे उस डायरेक्शन में डाला, बट मुझे उस डायरेक्शन में आगे मेरे पापा लेके गए हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है, मैं आपको बताऊं वैभवी जी, की लाइफ में मैं, ऐसा नहीं है कि मैं टूटी नहीं हुई, या मैं गिरी नहीं हुई, या मुझसे गलतियां नहीं हुई, या मैं फेल नहीं हुई, बहुत बार हुआ है। बट एक वो होता है ना कि मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने मुझे एक अगर मैं घर से बाहर भी हूँ तो एक मैसेज आ जाता है मेरे पास कि डरना नहीं है, हम देख लेंगे या तुम बस, यू डोंट वरी, यू डोंट वरी। और ये आया है, कई बार आया है। अगर मैं उनसे गुस्सा भी मतलब हूँ, आपके आपके जीवन में आपके माता-पिता का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत और बड़ा, देखिए बहुत बड़ा। आपका वो जो किरदार है वो आपके माता-पिता है। देखिए एकता जी ने लिखा है आई एम ब्लेस्ड, तो वाक़ई हर माता-पिता के लिए ये बड़े गौरव का क्षण है जब उनके बच्चे को एक प्लेटफ़ॉर्म मिलता है, उनको उपलब्धि मिलती है, उनको सम्मान मिलता है। सच में बहुत खूबसूरत बात है। छोटी-छोटी बातें कांचना हम और करेंगे अभी, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन जो भी समय है हम उसको अच्छे से उपयोग में लाएँगे। हाँ जी। ऑफ़िस में जब टीम वर्क होता है हम्म। और उस टीम की हेड हैं आप, सबको हाँ। आपको देखना है, सँभालना है, तो हाँ जी। टीम की जो प्रोडक्टिविटी होती है और हाँ। टीम की जो खुशहाली होती है, उन दोनों के बीच का जो बैलेंस होता है, उसे हम्म। करना बड़ा मुश्किल काम होता है। उसको कैसे करती हैं आप? अ, एक हमें साइकोलॉजी में ये पढ़ाया जाता है, मैं ऑर्गेनाइजेशनल चाहूँगी साइको। कुछ टिप्स, कम से कम 3 हाँ, टिप्स आप ज़रूर दें, वही ताकि वही ये बिल्कुल। कार्यक्रम कहीं भी जाए, लोगों तक पहुँचे। तो हाँ, हमारा भी मकसद यही है कि हम किसी भी ऐसे व्यक्तित्व को इस कार्यक्रम से में बुलाते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनके द्वारा किसी न किसी का भला ज़रूर हो। तो वो बिल्कुल छोटे-छोटे बिल्कुल। टिप्स क्या होंगे? बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। और ये चीज़ आई थिंक आप अगर कॉलेज में पढ़ोगे, तो कॉलेज में आप सिर्फ पढ़ाई करते हो, ये आप तब तक नहीं सीखते जब तक आप उस ऑफिस में बैठ के वो चीज़ करवा रहे हो। प्रैक्टिकल लर्निंग आपकी तभी आ पाती है। तो बहुत छोटी छोटी टिप्स होती है, जैसे किसी दिन अगर, एक तो यही मैंने आपको बताया फन फ्राइडे, तो हर हफ्ते आप, जब हफ्ता एंड हो रहा है, जब इंसान, या तो आप फ्राइडे करा लो जब हफ्ता एंड हो रहा है, या फिर आप मंडे को करवा लो, जब मंडे ब्लूज बोलते हैं ना, कि मंडे सबसे हैवी दिन होता है,
तो उस दिन आप शाम को आधा घंटा या 1 घंटा निकाल के, जैसा भी आपकी कंपनी में वर्क फ्लो है, जितना हैवी वर्क फ्लो है, जितना कम है, उस हिसाब से, कि काम डिस्टर्ब ना हो, पहले आप काम देख लो, सारे टीम लीडर्स से, मैनेजर्स से पूछ लो कि क्या हम आज आधा घंटा निकाल सकते हैं, कोई काम तो नहीं बिगड़ेगा। एचआर पूछता है, तो अगर वो बोल दे कि हाँ हम 5:30 तक चीजें सारी रैप अप कर देंगे, आप आधा घंटा लास्ट का या 5 तक कर देंगे, 1 घंटा ले लो, तो वो घर जाने से पहले मैं लास्ट के 1 घंटे में ऐसे बीच में खड़े होके, चलो गाइज हम आज अंताक्षरी खेलते हैं, आज हम दमशरास खेलते हैं, आज हम हुक स्टेप करते हैं, कि अगर वो वहां पे सपोज डिस्को डांसर का स्टेप कर रहा है तो 4 लोग गेस करेंगे कि ये उनका डिस्को डांसर वाला गाना है उस मूवी का। तो जैसे, तो ये छोटी छोटी, तो इसको हम एम्प्लॉय एंगेजमेंट बोलते हैं एचआर में। तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट के अंडर ये आ गया फन फ्राइडेज, मंडे, ये सब। दूसरी चीजें होती है बेनिफिट्स, कि आप अपने एम्प्लॉय को क्या दे रहे हो। तो अगर आपका एम्प्लॉय आ रहा है ऑफिस में और उसको बेसिक चीज होती है, जैसे कॉफी मशीन तो हर किसी को चाहिए होती है, बट बेनिफिट्स में आ जाता है कि आप उसे मेडिक्लेम कंपनी प्रोवाइड कर रही है, या उसका इंश्योरेंस कवर्ड है, उसका, उसकी स्पाउस का, उसके बच्चों का, या फिर कुछ ऐसे। हाँ, तो ये बेनिफिट्स वाला हो गया। इसी में एक साथ में रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन आता है, जिसमें रिवॉर्ड्स मॉनिटरी होता है, कि आप कोई भी, जैसे उसने सेल्स का, कोई इंसान ने कुछ बिजनेस लाके दिया, क्लाइंट लाके दिया, तो उसको मॉनिटरी इंसेंटिव मिलता है, उसको ऊपर से पैसे दिए जाते हैं क्योंकि उसने इतना बड़ा काम किया है। फिर आता है रिकग्निशन, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हो गया, किसी ने कोई क्लाइंट क्लोज किया है तो उसको हम अवार्ड देंगे, टीम लंचेस पे भेजेंगे। ये सारी चीजें आप करो अपने एम्प्लॉय के लिए, तो एम्प्लॉय को लगता है मैं परिवार हूँ, मैं काम नहीं कर रहा, बिल्कुल, इनका हिस्सा हूँ। बिल्कुल। फिर वो दिल से काम करेगा और फिर उसी ऊर्जा हाँ, के साथ करेगा। बिल्कुल सही कहा कि हाँ, एक ऑर्गेनाइज़ेशन या एक कंपनी का माहौल ऐसा होना चाहिए, जहाँ पर अपनापन महसूस हो, परिवार हाँ, जैसा महसूस हो। और कांचना, छोटी-छोटी बातें और हम करेंगे और अंत में एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछूँगी, लेकिन अभी 2-4 सवाल और मैं आपसे करना हाँ चाहती जी, हूँ। आज की बताइए। जो युवा पीढ़ी है, वो जॉब में पैसे से ज़्यादा मानसिक शांति ढूँढ रही हम्म, है ना? सही बात उनको लगता है कि नहीं, मुझे बॉस मेरे ऊपर चढ़ा ना रहे, मेरे ऊपर किसी तरह का दबाव ना हो, बेशक 2 पैसे कम मिले, लेकिन मैं शांति से काम करूँ, है ना? है। तो इसके लिए जो बदलाव है, इस बदलाव को आप, चूँकि साइकोलॉजिस्ट हैं आप, तो इस बदलाव को आप किस रूप में देख रही हैं? मैं आपको सच बताऊं वैभवी जी, मैं बहुत सारे ऐसे एचआर कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड करती हूँ, जिसमें मैं बड़े से बड़े एचआर से मिलती हूँ। मतलब छोटे छोटा एज इन जो फ्रेशर है, जिनको 100 साल हुआ है या नए हैं इंडस्ट्री में, या बड़े से डायरेक्टर लेवल के एचआर से भी मिलती हूँ। तो एक मैं डायरेक्टर लेवल के एचआर से मिली थी जिन्हें 20 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में, और उन्होंने मुझे एक चीज बोली जो मुझे बहुत हिट करी उस वक्त पे। मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ। तो उन्होंने ये बोला कि, और वो 20 साल हो गए उन्हें इंडस्ट्री में, ना उन्हें पैसों की कमी है, ना उन्हें किसी चीज की, मतलब आप सोचो वो कहाँ बैठे हैं, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया। पर मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा मैं तो अभी बहुत छोटे उस पे हूँ, अभी तो मुझे बहुत कम टाइम हुआ है, मुझे तो बहुत आगे और बढ़ना है, बड़ी कंपनी में काम करना है, कांच वाली बिल्डिंग में काम करना है, ऐसी ऐसी चीजें जैसे सपने होते हैं किसी के। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि, और ये मैं बाकी लोग को भी बोलना चाहूंगी जितने लोग एम कर रहे हैं इतना लाइफ में बड़ा करने का, कि आपके सपने रखना बहुत अच्छी बात है, पर आजकल हम एक ऐसे संसार में है या ऐसी इकोनॉमी में है कि इस वक्त पे बड़ी कांच वाली बिल्डिंग और ये सब तो ठीक है, आप रखो सपने, आप एम भी करो और आपको मिल जाए तो आपको लेना भी चाहिए। पर इस आज के टाइम में जो कंपनी आपको टाइम से आपका पैसा दे रही है और आपको इज्जत दे रही है, पहले इज्जत, जो कंपनी आपको इज्जत दे रही है और जो टाइम से आपको आपकी सैलरी दे रही है, वो कंपनी बड़ी है। उसके अलावा कोई कंपनी बड़ी नहीं है आजकल। अब कोई कोई कंपनी बड़ी किसी उसमें नहीं रह गई है, क्योंकि अब इज्जत मिल रही है, इसका मतलब वो मेंटल, उसका हेल्थ सही ही रहेगा एम्प्लॉय का उधर। तो यही मैं, जो आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत बहुत जरूरी है आजकल। और ये सही बात है, इंसान एक बार को, मैंने खुद हायर किया है लोगों को, जो कंपनियां बड़े बड़े पैकेज पे छोड़ के आए हैं, और मैंने बोला कि हम आपको इतने रोल पे नहीं ले सकते क्योंकि रोल छोटा है, हम आपको इतना पे नहीं कर सकते उसके लिए। और उन्होंने बोला कांचना आप ले लो, आप मेरे को इतने पैसों पे कांचना, ले लो। एक बात मैं और आपसे जानना चाहती हूँ, क्या कोई ऐसी कंपनी है आपकी नज़र में, जिसका नाम आप यहाँ लेना चाहती हैं कि उनके एम्प्लॉय हमेशा खुश रहते हैं? मैं अपनी कंपनी का नाम लूंगी। मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज खुश रहते हैं। मेरी क्या नाम कंपनी, है आपकी कंपनी तो का? मैं वेयर हाउस बाय मुदिता और लग्जरी क्लाउड, इन 2 कंपनीज का काम करती हूँ। एक लग्जरी फैशन है और एक लग्जरी एक ट्रैवल है। कंपनी का मैं यहाँ नाम ज़रूर और लेना चाहती हूँ, IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक अच्छा। ऐसी कंपनी है
ये ऐसी कंपनी है जहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय ही नहीं, एक्स एम्प्लॉय का भी उतना ही ध्यान करा जाता है जितना ओह! एम्प्लॉय का किया जाता है। और मुझे लगता है एक्स एम्प्लॉय का ज़्यादा, क्योंकि वो उनके फाउंडर होते हैं। जब आप किसी करेक्ट, कंपनी को शुरू वोटिंग। करते हैं, और इतना ख़्याल रखा जाता है कि मेरे पास शब्द नहीं है इस कंपनी के बारे में, क्या कुछ कहूँ। तो अच्छा लगता है जब किसी के बारे में हम अच्छी बातें करते हैं, और करना भी चाहिए। ये कॉर्पोरेट और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बहुत बातें हो गई कांचना। अब हम हाँ। थोड़ा-सा आपके बचपन में चलना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं, और दर्शकों को बताओ आप बचपन में कैसी थी? बचपन में तो मेरे पेरेंट्स बता पाएँगे मैं कैसी थी, बट जब से मैंने होश सँभाला है, मेरे को जितना याद है, मैं मस्ती करती थी बच्चों की तरह। और मेरी बहन है एक छोटी, तो उसको मैंने बहुत ऐसे, मतलब मैं भगवान के सामने मांगती थी कि मुझे एक भाई बहन, या मैं आपको बताऊंगी, आपको हंसी आएगी, मैं ऐसे बोलती थी कि मेरे को एक भाई बहन या पिल्ला दे दो प्लीज, मुझे कोई चाहिए। तो मैं अभी भी उसको चिढ़ाती हूँ कि मैंने तो पिल्ला मांगा था, तू हो गई। बट वो मेरे जीवन में जब से आई है, मुझे लगता है एक बहुत बहुत मेरे दिल का टुकड़ा है वो। मतलब मैं कई बार अपने पेरेंट्स को बोलती हूँ कि आप दोनों से ज्यादा मैं इससे प्यार करती हूँ। तो वो मेरी छोटी बहन जब से आई है, तब से मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस भी आए हैं। हम तीनों के, मेरे और मेरे पेरेंट्स के, हम तीनों की लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और अभी भी, मतलब हाँ, हम दोनों साथ बड़े हुए, हमारे घर में हमेशा कांचना, हम लोग आपको कभी बचपन में मार पड़ी है मम्मी-पापा से? पड़ी है? ज्यादा नहीं, मम्मी पापा ने कभी, मेरे पापा ने कभी भी हाथ नहीं उठाया। और मेरे पापा बहुत कूल डैड है। तो मम्मी आज ने भी ऐसे हाथ नहीं उठाया है, बट हाँ, डांट वाट पड़ी है। तो वो जरूरी भी था, वो जरूरी भी था। क्योंकि डांट नहीं पड़ती तो फिर कई बार बच्चा बिगड़ भी जाता है। बट हाँ, हमारा मेरे पेरेंट्स ने ऐसे नहीं, वो बहुत, जैसे कि मैंने बोला, मैं अपने दोस्तों को भी बोलती हूँ कि मेरे पेरेंट्स बहुत अलग है बाकी पेरेंट्स से। और उन्होंने हमें बहुत बहुत अच्छे से रखा है, डांटा, अच्छा भी डांटा जहाँ जरूरी था। पर उसके बाद फिर मम्मी मेरे राजमा चावल बना के ले आती थी फेवरेट, की चल खा ले, कोई बात नहीं। मम्मी का तो होता है काम डांटना। बातों-बातों में ये भी पता चल गया कि आपका फ़ेवरेट खाना राजमा-चावल है, और संजय जी लगातार बने हुए हैं। आप सभी का बहुत-बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना समय दिया है, इतनी देर हमारी बातचीत चल रही है, और कांचना, समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। मैं एक बिल्कुल। बात जानना चाहती हूँ कि एक महिला होने के नाते, महिलाओं के लिए आपके पास क्या संदेश है, जो जो आपके फ़ील्ड में जाना चाहती हैं, या किसी भी फ़ील्ड में जाना चाहती हैं? मैं ऑनेस्टली एज अ वुमेन, और मैं बहुत बड़ी, एक होता है ना कि वुमेन सपोर्ट वुमेन वाली इंसान हूँ। तो मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि हर लड़की, हर औरत जितना अचीव कर सके जिंदगी में, उससे भी ज्यादा करे। और मेरे को बस ये लगता है, जो मैंने भी अपने उससे देखा, कि मैं भी एक टाइम पे, क्योंकि मैं बचपन में जब मैं स्कूल में थी, तो वो जो बुलीड बच्चे होते हैं, थोड़ी सी मैं थी, कि बिकॉज मैं ओवरवेट भी थी। तो मुझे भी ऐसे, मैं बहुत डरी डरी सहमी सी रहती थी, मुझे ये याद है स्कूल में। और मुझे बहुत बोला, भैया तू तो मोटी है और ये सब, अगर मैं आपको बताऊं तो। बट उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई, मैंने चेंज किया खुद को, कॉन्फिडेंस लाया अपने अंदर बहुत सारी चीजों के थ्रू। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एज अ वुमेन आपको बहुत जरूरी है कि आप डरना बंद करें। अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, एज अ वुमेन इन इंडिया, हमारे देश में स्पेसिफिकली, हमें डरना बंद करना पड़ेगा। फिर चाहे वो अपने घर में हो, चाहे अपने घर से बाहर हो, चाहे कॉर्पोरेट में हो, कहीं पे भी हो, आपको डरना छोड़ना पड़ेगा। और आपको बोलना आना चाहिए कि आप, कोई अगर आपको चुप करने की कोशिश भी करे तो आप उसको, और चाहे आप पूरी इज्जत से ही करो, जरूरी नहीं कि आप उसके लिए अपनी आवाज ऊंची करो। आप इज्जत से और स्टिफ होके भी बोल सकते हो कि ये चीज मैं नहीं सहूंगी, और ये चीज मैं अपने तरीके से करूंगी। और वो, एक बार वो सीख गई ना, कोई भी औरत, कोई भी लड़की, कहीं ना कहीं वो अपने आप स्टार्ट कर देती है फिर ट्रैजेक्टरी, फिर आप आगे बढ़ते ही रहते हो। बाकी मेहनत तो इंसान कर ही रहा है अपनी अपनी, सारी अपनी अपनी फील्ड्स में। बस वो कॉन्फिडेंस और वो बोल और वो डरना छोड़ना, वो करना है। एज अ वुमेन, आई थिंक एवरी वुमेन शुड डू दैट। और खुद में बिलीव लाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, आपकी मम्मा ने लिखा है कि कभी तो पिटाई ज़रूर हुई होगी, आपको याद नहीं है। तो पिटाई तो सबकी होती है, और होनी भी चाहिए, बच्चे बदमाशी भी बहुत करते हैं। हाँ, सही बात है। तो हाँ, कांचना, अगर 1 मिनट में आपसे ये कहा जाए कि जो नई पीढ़ी है, उनके जीवन में बदलाव के लिए छोटा-सा कोई छोटी बात या कोई छोटा सलाह देना चाहें तो क्या देंगे? क्या है आपके ज़हन में इस वक़्त? आई थिंक नई पीढ़ी को मैं यही बोलूंगी कि नई पीढ़ी ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही है इन माय ओपिनियन।
पुरानी पीढ़ी से मैं कंपेयर नहीं करना चाहती, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है बिकॉज उन पुरानी पीढ़ी से ज्यादा क्रिएटिव थॉट्स है नई पीढ़ी पे, तो उनको यूज करे जितना हो सके। जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको लो, डरना बंद करो। मैं हर किसी को यही बोलती हूँ कि मेरे अंदर सबसे ज्यादा चेंज तभी आया जब मैंने डरना बंद किया, और मैंने ये खुद को बोला कि ठीक है, हाँ बोल के तो देख, क्या पता ये चीज बहुत अच्छी निकल जाए। तो हर चीज को हाँ बोलना है, क्योंकि लाइफ भी एक ही मिली है। मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था कि आपको पता है कि आपको एक ही जिंदगी मिली है और आपको एक ही चांस मिला है अपने ड्रीम्स को पूरा करने का, तो आप उसकी तरफ पागलों की तरह क्यों नहीं भाग रहे हो अपने ड्रीम की तरफ। तो वो है मतलब। और ये चीज मेरे पापा मुझे पहले बोलते थे, तो मुझे लगता था कि पापा क्यों बोल रहे हैं ऐसा, ऐसा कुछ नहीं। बट मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि हर चीज का एक सही एज होता है। तो जब मैं बोलती थी कि मुझे पार्टी करने जाना है कॉलेज में, तो मना हर बार नहीं करते थे, पर जब भी करते थे तो मुझे लगता था क्यों मना कर रहे हो, जाने दो मेरे को, दोस्त जा रहे हैं मेरे। तो मेरे पापा बोलते थे पार्टी का भी एक एज आएगा तेरा, तब तू पार्टी करेगी तो वो सही लगेगी, अभी तेरी पढ़ाई जरूरी है। पहले वो लगता था, अब कभी मैं सोचती हूँ तो अभी वो सुन रहे होंगे शायद, तुमने लगा होगा अच्छा ये समझ गई फाइनली। बट अब मुझे लगता है कि हाँ वो सही बोल रही थी, क्योंकि अब अगर मैं पार्टी भी करती हूँ तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसने ये काम भी कर रही है, अपना पैसा भी कमा रही है, और इसने अचीव करा है थोड़ा बहुत जितना भी करा है। और अब एज भी, अभी भी मेरी पार्टी वार्टी की भी एज नहीं है, बट मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो मैं नई पीढ़ी को ये बोलूंगी कि हर चीज की एक एज होती है। आप प्रायोरिटाइज करना सीखो, किस टाइम पे क्या जरूरी है। इवन फॉर द 24 आवर का जो आपका एक दिन है, उसमें भी प्रायोरिटाइज करो कि आज के दिन में क्या जरूरी है। और सैटरडे संडे को मस्ती भी करो। मैं इतनी बड़ी बिलीवर हूँ इस चीज की कि अगर मैं 5 दिन लग के जम के अपना सारा काम मेहनत कर रही हूँ, तो 2 दिन या वो एक दिन संडे का या 2 दिन सैटरडे संडे मैं अपनी फैमिली को दूंगी, मैं अपने दोस्तों को दूंगी, मैं बाहर जाऊंगी, मूवी देखूंगी, शॉपिंग करूंगी। क्योंकि मैं अगर इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मैं उसको खर्चा भी तो अपने पे करूँ ना फिर, ताकि मेरी मेंटल हेल्थ बैलेंस्ड रहे। वरना मैं बस नई पीढ़ी को ये बोलूंगी कि बैलेंस इज द की। आप बैलेंस करके चलो, सब चीजें करो, एक लाइफ मिली, और बिलीव करो कि आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे अगर आप मेहनत कर रहे हो तो। और वो बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक जो सोच है हर व्यक्ति की, उसके बारे में भी उन्होंने कहा है आपकी माताजी ने कि एक जीवन का हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत। मैं तो आपको बताऊं। भगवान को हाँ। मानना ज़रूरी है, बेशक आप मंदिर ना जाएँ, बेशक आप पूजा ना करें, हाथ जोड़ें और एक जो कहते हैं ना कि एक पावर को समझने हायर की पावर। कोशिश। हाँ, हाँ। क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं है जीवन में। और अंतिम प्रश्न कांचना आपके लिए कि हर किरदार कुछ ना कुछ कहता है। हम्म। आज कांचना वाजपेयी का किरदार दुनिया को क्या कहना चाहता है? कांचना वाजपेयी का किरदार पहले तो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कह पा रहा है दुनिया को कुछ, मैं उसके लिए ही बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे जैसे और लोग यहाँ आने चाहिए, सो दैट किसी दिन मैं ऑडियंस में होके उन्हें सुनूं और मैं कुछ नया सीखूं। जैसे कि आज मेरा सौभाग्य है कि इतने लोग मेरा सुन पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं। कांचना जी से हमारा संपर्क टूट गया है, शीघ्र हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगी कांचना जी। फ्रीज्ड हो गई हैं, और तमाम सुधी श्रोताओं का मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब हमारे साथ इतना समय से जुड़े रहे। कांचना आ गई हैं। जी कांचना। सॉरी, इशू आ गया था थोड़ा। हाँ जी। जी, जी, तो मैं जी, ये जी, बोल रही थी बोलिए। कि हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मतलब इस मेरा किरदार क्या कहता है आज। मेरा किरदार यही कहता है कि आप जीवन को जितना सरल हो सके रखिए। सच्ची में अगर आप किसी दिन बैठ के सोचेंगे तो आपको भी समझ आएगा कि जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स, शायद इतनी बड़ी आपकी प्रॉब्लम्स है ही नहीं जितना हम उसे दिमाग में बना लेते हैं। और हर एक चीज का सोल्यूशन होता है। अगर प्रॉब्लम है तो उसके साथ सोल्यूशन होगा, और जरूर होगा। किसी का थोड़ा डिफिकल्ट होता है, किसी का इजी होता है, पर होता जरूर है। तो आप उसको ढूंढें, आप खुद पे बिलीव रखें। जैसे कि हमारी बात हुई, कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में मैं ऐसी होती हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रहा होता कुछ भी, तो मैं बस ऐसे शांत होकर ऊपर आसमान की तरफ देख के बैठ जाती हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रहा, अब आप बताओ मैं क्या करूं। और आप मानोगे नहीं, अगले दिन वो चीज अपने आप सॉल्व होती दिखने लग जाती है। कांचना, कांचना आपने अब
आखिरी सवाल मैंने आपसे पूछ लिया था, लेकिन आपने एक ऐसी बात कह दी है जो उसका हुँ, उत्तर भी मेरे को ज़रूर जानना है। आपने कहा कि हुँ, आसमान को देखकर हम कुछ प्रे करते हुँ, हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं और वो चीज़ें हो हुँ, जाती हैं। मैंने कई बार हुँ, ये मैच में देखा है। जब हाँ, हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो जो हाँ, कभी विकेट हो जाए, गिर जाए, या कोई भी बॉलर विकेट लेता है, इन खासकर इंडियन हाँ, को देखा है मैंने, इंडियन बॉलर को, और हाँ। साथ में जो बल्लेबाज होते हैं वो ऊपर की तरफ जरूर देखते हैं। तो ये क्या, कौन सी साइकोलॉजी है ये मैं जरूर आपसे अंत में जानना चाहती हूँ। ये मैं आपको बहुत सिंपल और शॉर्ट उसमें बताऊँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, पर मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये साइकोलॉजी ऑफ बिलीफ है। ये एक्चुअली लॉ ऑफ यूनिवर्स बोलते हैं इसको, जो आप बुक्स में भी पढ़ेंगे, रिसर्च बैक्ड है ये। कि आप एक बार को जब इंसान ऊपर तभी देखता है जब उसका अंदर का खत्म हो जाता है, कि उसको अपने पे बिलीव होना खत्म हो जाता है कि अब मुझसे नहीं होगा ये। तब वो फिर अब फिर वो हायर पावर के पास जाएगा, नेक्स्ट उसके पास बस यही चॉइस होती है। तो बस वो बहुत बिलीफ में ऐसे ऊपर, जिस भी भगवान को वो मानता है, जिसको भी वो मानता है, वो ऊपर देख के बस मेडिटेट करता है। और मेडिटेशन में इतना पावर है वैभवी जी, मैं रोज रात को सोने से पहले 10 मिनट मंत्र चला के, जो भी मंत्र मुझे अच्छा लगता है, किसी के लिए वो हनुमान चालीसा भी हो सकता है, किसी किसी के लिए अगर चाहिए तो वो, या फिर प्लेन एक म्यूजिक हो सकता है, वो मेडिटेट करो आप रोज, आपकी लाइफ में चेंजेस ही चेंजेस आएंगे। उसमें कुछ जरा कुछ भी नहीं है, बस आप हाथों को ऐसे रख के अपना जैसे होता है मेडिटेशन, और आप आंख बंद करके बस बैठ जाओ। तो वो करना है। और जो उस मोमेंट में आप बोल रहे हो कि इंसान ऊपर देखता है, वो होता है क्योंकि आप यूनिवर्स से हेल्प मांगते हो। यूनिवर्स इट्स अ गिव एंड, आप बॉल फेंक के मारोगे वॉल पे, वो वापस आप पे आएगी ना। तो अगर आप ऊपर कुछ फेंक रहे हो होप, वो आप पे वापस आएगी। और चमत्कार, इसी को मिरेकल्स बोलते हैं, तभी मिरेकल्स होते हैं। और ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है कि यूनिवर्स में आप गुड वाइब्रेशन फेंकोगे, वो वाइब्रेशन वापस फेंकेगा, बिकॉज हमारे उस पूरे यूनिवर्स में वाइब्रेशंस हैं। आप इसके बारे में पढ़ो, ये एक्चुअल साइंटिफिक फैक्ट है। तो ये होता है कि जब आप ऊपर होप मांगने के लिए वाइब्रेशन फेंकते हो, तो आपको होप मिलती है, और फिर आपके अंदर वो अचानक से आता है जज्बा, और आप कर लेते हो। ऐसे ही तो बिल्कुल लोग सही माउंटेन कहा। चढ़ जाते हैं इतने बड़े बड़े। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कांचना, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी बातें करने के लिए, सारी सकारात्मक बातें करने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। पूरी टीम की ओर से देखिए लाइट भी आ गई मेरे कहने लाइट भी से। एकदम आ हाँ, गई। पूरी ये भी एक सकारात्मक ऊर्जा है, एक ये सकारात्मक सोच। यही है, ईश्वर देखो एकदम। हाँ, जब हम बात तो कर रहे थे, यही मिरेकल है। पूरी टीम की ओर से मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें और देश दुनिया में नाम कमाते रहें। तो हम कांचना वाजपेयी जी से मुलाकात कर रहे थे, अभी इतनी सारी बातें उनसे हुई हैं। तमाम सुधी श्रोता दर्शकों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए। और आप सभी को एक बात और बताना चाहती हूँ कि हमारा बच्चों का एक नया चैनल लॉन्च हुआ है। यूट्यूब चैनल है मस्ती का बटुआ। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को दिखाएँ, सुनाएँ, ताकि जो बच्चे हिंदी भूल रहे हैं, वो हिंदी, चूँकि हिंदी की कविताएँ हैं, तो हिंदी के प्रति जो एक हमने मुहिम चलाई है, जैसे परिचर्चा है, किरदार ज़िंदगी है, हम चाहते हैं कि हिंदी की जितनी ज़्यादा सेवा हो सके, उसी कड़ी में मस्ती का बटुआ भी आया है। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसे भी प्यार दुलार दें, जैसे आपने हिंदी साहित्य संस्थान के अन्य कार्यक्रमों को दिया है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर नए किरदार के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।